गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे मैंने कहा था कि आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर्स शुरू हो चुके हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ब्रिटिश पावर का इंडिया में सेटलमेंट कैसे हुआ और स्प्रेडिंग कैसे हुआ। तो सबसे पहले हमने कल के लेक्चर में यही देखा कि भारत में ब्रिटिशर्स की सेटलमेंट, यूरोपियन पावर्स की सेटलमेंट्स कैसे हुई। उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सार का युद्ध हुआ, जिसके द्वारा भारत के पॉलिटिक्स में ब्रिटिशर्स ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। अभी आगे क्या होता है, जैसे सब्सिडियरी अलायंस भी हमने पढ़े, इसके तहत भारत के जो भी नेटिव रूलर्स थे वो ब्रिटिशों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गए। किन किन शासकों ने सब्सिडियरी अलायंस का स्वीकार किया था ये भी हमने जान लिया, और किस पर इंपोज किया गया था, किस पर दबाव बनाया गया था कि सब्सिडियरी अलायंस को स्वीकार करे, ये भी हमने देखा। तो आगे क्या होता है, अभी भी भारत में कुछ पावर्स ऐसे हैं जो हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे नॉर्थ में सिख है, महाराष्ट्र में मराठा पावर्स थे, मराठा सरदार थे, साउथ में निजाम, उसके बाद कर्नाटक में फ्रेंच थे, उसके बाद मैसूर में टीपू था। तो ये जो शासक थे इनके जो पॉलिटिकल एरिया थे बड़े एरिया थे और इनको कॉन्कर करना ब्रिटिशों को महत्वपूर्ण लगा। इसी के चलते उन्होंने कुछ वॉर्स लड़े, कुछ बैटल्स लड़ी। फ्रेंच ये जो थे ये यूरोपियन पावर्स थी, बराबर। तो यूरोप से ही भारत में आए हुए इन दोनों पावर्स की जो लड़ाई है वो उधर भी शुरू होती है, यूरोप में और भारत में भी। ऐसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों के बीच में भारत में कर्नाटक इस एरिया में 4 लड़ाइयां लड़ी गई, जिसको कर्नाटक फर्स्ट, कर्नाटक सेकंड, कर्नाटक थर्ड, कर्नाटक फोर्थ वॉर के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट बैटल्स है। हालांकि आज इसके बारे में हम यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे, मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट नोट्स दूंगा जिसको आपको कैसे भी करके याद रखना है कि लड़ाई का परिणाम क्या हुआ था, लड़ाई का जो कब कौन से 2 तारीखों के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी और किस ट्रीटी के तहत लड़ाई खत्म हो गई। ये सारे नोट्स मैं आपको दूंगा। अभी ये तो हुई फ्रेंच के साथ, बट मैसूर के साथ भी ब्रिटिशों की 3 लड़ाइयां हुई और टीपू के डेथ के साथ ही तीनों लड़ाइयां खत्म होती है। ये भी एक डिसिसिव बैटल्स इन इंडियन हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। अभी 1818 में क्या होता है, जो सबसे बड़ी पावर थी भारत की वो थी मराठा पावर और उसके हेड थे पेशवा। अभी क्या होता है, छत्रपति एक्चुअली में मराठा स्टेट के हेड थे, बट वो डिजोर शासक करके रह गए। डिफैक्टो कौन थे, तो पेशवा। तो पेशवा ने क्या किया, 1818 में मराठा स्टेट के पेशवा थे बाजीराव सेकंड, नाम याद रखो, बाजीराव सेकंड। इसके आधार पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाजीराव सेकंड ने लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई में मराठाओं की हार होती है। ये लड़ाई 1818 में होती है और इसी तारीख के साथ पेशवाओं की पावर यहां से वैनिश होती है। पेशवाओं का जो महल है शनिवार वाड़ा, उस पर ब्रिटिशों का यूनियन जैक जो फ्लैग है ये फड़कने लगता है। अभी क्या होता है कि ये जो लड़ाइयां थी इसके कारण क्या थे, परिणाम क्या थे, इसके आधार पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्टेटमेंट्स आपको दिए जाएंगे, तो वो स्टेटमेंट्स का कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा सही है, ये आपको सारा याद रखना है। अभी इसके बाद में 1840 के आसपास ब्रिटिशों की सिखों के साथ भी लड़ाई होती है और सिखों को भी वो हरा देते हैं। अभी क्या होता है, जो सब्सिडियरी अलायंस के तहत जिन्होंने भी ब्रिटिशों की मदद ली है वो तो ब्रिटिशों के हाथ की कठपुतली बने हैं, और ये जो शासक थे भारत के जिन्होंने सब्सिडियरी अलायंस का स्वीकार नहीं किया था
उनको ब्रिटिशों ने बैटल के साथ हरा दिया। अभी यहां पर सिर्फ एक नाम मात्र शासन करके ब्रिटिशों का ही शासन रहता है, ब्रिटिशों का ही यहां पर रूल चलता है। बट यही से हमें एक नया सिला शुरू होता हुआ दिखाई देता है, जो है इंडियन फ्रीडम का, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का। भारत में अभी क्या होता है कि लोगों में ये भावना आती है, यही भावना कि ब्रिटिशर्स जो है वो यहां पर दूसरे देश से आए हुए हैं और इन्होंने जो नेटिव रूलर से उनसे राज छीन लिया है। अभी इस बात का उन्होंने निषेध किया और इस बात को उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि आपका यहां पर आप जो राज कर रहे हो वो इलीगल तरीके से आपने लिया हुआ है, ब्रिटिशों ने लिया हुआ है इंडियन रूलर से। तो यहां पर क्या होता है कि 1857 का जो रिवॉल्ट है, जिसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जिसके नाम भी मैं आपको बताऊंगा, बट क्या होता है कि ये जो रिवॉल्ट है, ये भारतीयों के मन में सबसे पहली आई हुई भावना है कि ब्रिटिशर्स यहां पर गलत तरीके से इन्होंने यहां पर राज शुरू किया है और वो यहाँ के नेटिव नहीं है, वो कहीं और दूसरी जगह से आए हुए हैं। ये दोनों भावनाएं यहां पर इंडियंस के मन में जागृत हुई। तो क्या होता है कि ये जो रिवॉल्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट बनता है किस पॉइंट ऑफ व्यू से? फ्रीडम मूवमेंट के दृष्टिकोण से। इसको हम जानेंगे, इसको हम समझेंगे कि इसके कारण क्या थे, ठीक है। और ये जो फ्रीडम मूवमेंट का जो रिवॉल्ट हो गया था वो क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाया और उसके परिणाम क्या हुए, ये भी हम जानेंगे। तो आज के इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। 1857 का जो रिवॉल्ट है, इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ब्रिटिश, बट ये जो इंडिपेंडेंस था इसकी कंसेप्ट अलग थी। समझो अगर ये रिवॉल्ट सक्सेसफुल हो जाता तो यहां पर इंडिपेंडेंट इंडियन रूल नहीं शुरू होता, यहां पर वही से फिर से जो राजपाट यहां पर चलता आ रहा था वही यहां पर राजाओं का राज फिर से शुरू हो जाता। अभी क्या होता है कि हालांकि इसको नाम दिया गया है इंडिपेंडेंस, बट क्यों दिया गया है कि एक भावना जागृत हो गई थी कि ब्रिटिश यहां पर दूसरे देश से आए हैं और यहां पर उन्होंने गलत तरीके से राज बनाया है। इसको इस नाम से भी जाना जाता है। इट इज द कॉन्शियस बिगिनिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस, जैसे मैंने कहा था, अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और म्यूटिनी ऑफ सिपॉय, इस दो नाम से इस रिवॉल्ट को जाना जाता है। अभी म्यूटिनी ऑफ सिपॉय क्यों कहा जाता है ये भी जानना जरूरी है। तो क्या होता है, ये जो तारीख दी गई है 10 मई 1857, इस तारीख को इस रिवॉल्ट की शुरुआत होती है। और रिवॉल्ट्स का जो तात्कालीन कारण होता है, मतलब आग तो पहले से लगी हुई है बट वो भड़क उठने की है, तो वो भड़क उठने की तारीख और घटना हम जानते हैं। ये एक चित्र दिया गया है जिससे आप कल्पना कर सकते हो कि रिवॉल्ट्स में क्या होता हुआ। लोग ये जो है ये इंडियंस लोग हैं जिन पर ब्रिटिशर्स अत्याचार कर रहे हैं। तो होता क्या है कि कॉजेस हमें सबसे पहले पढ़ने पड़ेंगे और तात्कालीन कारण भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसके सोशल रीजन है, पॉलिटिकल रीजन है, पॉलिटिकल कॉजेस है, कल्चरल कॉजेस है, रिलीजियस कॉजेस है, वो हम सभी जानते हैं। सबसे पहला है सोशल कॉजेस, रेसिज्म एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब वर्ण के आधार पर, कलर रंग के आधार पर भारतीयों के साथ में दूजा व्यवहार किया जाता था। तो क्या होता है कि उनके जो भी भारतीय सैनिक ब्रिटिशों के अंडर में काम कर रहे, उनकी बढ़ोतरी नहीं होती थी। काम अगर एक ब्रिटिश और एक भारतीय एक जैसा ही काम करता हो, मगर ब्रिटिशों का जो पेमेंट है वो ज्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में? इंडियन सर्वेंट्स के कंपैरिजन में। ये जो डिस्क्रिमिनेशन था
देखो यहां पर मिक्सचर भी नहीं होने दिया जाता था ब्रिटिशर्स को और इंडियंस को। ब्लैक ब्लैक एंड व्हाइट व्हाइट अलग ही व्यवहार किया जाता था। ये भावना थी लोगों के मन में कि ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये अत्याचार का कारण है, और यही भावना एक सोशल कॉज बनता है किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। यहां पर एक चित्र दिया गया है मंगल पांडे। ये सिर्फ नाम याद रखो, सिपाही ऑफ म्यूटिनी क्यों कहा जाता है और इस रिवॉल्ट का तात्कालीन कारण क्या था ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये कॉजेस मैं इसीलिए बता रहा हूं कि क्वेश्चन पूछा जाएगा 1857 के रिवॉल्ट्स के क्या क्या कारण थे। ऐसा अगर सवाल पूछा जाए तो ये आपको पूरे याद रहने चाहिए क्या मैंने बताया था। स्टेटमेंट्स पूछे जाएंगे कि ये नीचे दिए गए दो स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है 1857 के रिवॉल्ट्स के तहत। तो आपको पूरी तरीके से ये याद रखना है स्टेटमेंट्स। अभी वो जमाना गया कि आपको एक सेंटेंस में, हाँ मंगल पांडे कौन थे, एक सैनिक थे, या फिर मंगल पांडे ने क्या किया, ये किया, ऐसा सवाल नहीं पूछा जा सकता। अभी सवाल स्टेटमेंट्स के आधार पर पूछे जाएंगे, करके आपको पूरा लेक्चर सुनना पड़ेगा। मेरे एक एक सेंटेंस को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप स्टेटमेंट्स के आधार पर पूछे गए सवाल आप सॉल्व कर पाओगे। तो मंगल पांडे को भी यहां पर याद रखो। रिलीजियस एंड कल्चर अफेयर्स में भी इन्होंने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था। अभी इसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले पॉलिटिकल कॉजेस क्या थे समझ लेते हैं। यहां पर ब्रिटिशों ने भारतीय रूलर से गलत तरीके से राज छीन लिया था, ये एक कारण था। सब्सिडियरी अलायंस जो थी, इसके तहत पूरे भारतीय रूलर को एक कठपुतली बना दिया। अवध नाम का एक स्टेट है जिसके ऊपर यह सब्सिडियरी अलायंस इंपोज किया गया। नहीं, आपकी इच्छा हो या ना हो, आपको सब्सिडियरी अलायंस का एक्सेप्टेंस करना ही पड़ेगा। जमींदार जो थे, ये जो थे और नवाब जो थे, इनसे पावर छीन ली गई। इनका बीच में जो कॉन्टेक्ट था, मतलब बादशाह और साधारण लोग, इन दोनों के बीच में नवाब और जमींदार काम करते थे, इनका अस्तित्व ही खत्म कर दिया। बट क्या होता है कि जमींदार जो थे, एक मैंने परमानेंट सेटलमेंट में आपको बात बताई होगी कि जो जमींदार सबसे ज्यादा कर देगा उसको जमींदारी मिल जाती थी। तो ऐसे जमींदार जिनको जमींदारी मिली थी वो ब्रिटिशर्स के साइड में थे। बट क्या होता है कि वो जमींदार गलत तरीके से लोगों से टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और जाहिर सी बात है लोगों के मन में ये भावना थी कि जमींदार भी गलत है और ब्रिटिशर्स भी गलत है जो गलत तरीके से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। ये इकोनॉमिक रीजन कॉजेस में भी आता है। अभी पॉलिटिक्स में क्या होता है कि ये जो दो नवाब और जमींदार थे, इनसे इनके अधिकार छीन लिए गए। पॉलिटिकल पावर्स में इन्होंने इंटरफेयर शुरू कर दिया। पॉलिटिकल्स जो हमें बड़े बड़े राज्य दिखते थे भारत में, वो उनसे पूरी उनकी पावर छीन ली गई। अभी क्या होता है, सब्सिडियरी अलायंस का मैंने आपको पॉइंट बताया, वॉर एंड एनेक्सेशन। इसके तहत पूरे भारत के जो स्टेट्स थे, इस पॉलिसी के तहत हमें वो स्टेट्स ब्रिटिशों ने लिए हुए, छीने हुए दिखते हैं। तो क्या होता है, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेशन। अभी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। लॉर्ड डलहौसी नामक ब्रिटिश गवर्नर ने ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का कायदा शुरू किया था। इसके तहत क्या था, जो भी प्रिंसी स्टेट्स थे भारत में जिन्होंने या तो सब्सिडियरी अलायंस का स्वीकार किया था या फिर ब्रिटिशों के मान्यता को स्वीकार कर लिया था। अभी ऐसे शासन में क्या होता है, समझो 563 के पास में 563-64 ऐसे यहां पर प्रिंसी स्टेट्स थे इतने नंबर में। अभी क्या होता है कि अगर समझो किसी शासक को उसकी डेथ के बाद कोई वारिस नहीं है, उसका कोई पुत्र नहीं है या फिर पुत्री नहीं है, या फिर उस राजगद्दी के लिए अभी वारिस ही नहीं है, तो ऐसे में क्या होता था कि वहां की जो रानी है वो किसी दूसरे
व्यक्ति के लड़के को, पुत्र को दत्तक ले लेती थी, एडॉप्ट कर लेती थी। तो ये जो एडॉप्ट करने के बाद वो लड़का उस राज्य का शासक बनता था। बट लॉर्ड डलहौसी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ये एडॉप्शन का जो नियम था या फिर हिंदू संस्कृति में एडॉप्शन की जो परंपरा थी, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया और कहा कि इसके तहत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत आप कोई भी लड़के को एडॉप्ट नहीं कर सकते। अगर राजा निपुत्रिक है तो उसका शासन वहीं से खत्म होगा और राजा के मौत के बाद उसके राज्य पर किसका अधिकार होगा? तो वो होगा ब्रिटिश कंपनी का। तो ऐसा था ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये पॉलिटिकल कॉजेस में सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है जिसके तहत बहुत सारे प्रिंसी स्टेट्स ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए। ये भी एक पॉलिटिकल कारण था 1857 के रिवॉल्ट्स का। तो जैसे मिस गवर्नेंस मतलब क्या है कि सब्सिडियरी अलायंस को इंपोज किया गया था, जिसी को मिस गवर्नेंस कहा गया है। किसके खिलाफ किया गया था? तो अवध, इस राज्य के खिलाफ ये किया गया था। तो आगे में इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या थे? टैक्सेशन एंड रेवेन्यू सिस्टम जो था, परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट है, उसके बाद रैयतवारी है, महालवारी है। इसमें क्या होता था? भारत में उस समय में बहुत अकाल भी पड़े थे, महारोग जैसी व्याधियां भी यहां पर आ गई थी। तो क्या होता है कि ब्रिटिशर्स ने सिर्फ टैक्स कलेक्ट करना जाना था। यहां पर क्या होता है कि अगर कहीं गलत समय आ जाता है या फिर लोगों के साथ, लोगों का जो फसल है वो अच्छे से नहीं आती है या फिर उनका धन धान्य किसी कारण से नष्ट हो जाता है, इस बार का कोई भी संबंध ब्रिटिशों ने नहीं रखा था। उनको सिर्फ टैक्स आना चाहिए, यही बात पता थी। जैसे हम देखते हैं कि अगर समझो किसी साल सूखा पड़ गया तो यहां हम इंडिपेंडेंट स्टेट में क्या होता है कि शासन जो है किसानों की मदद करता है। बीमा वगैरह के नाम आप जानते होंगे। तो किसान को बीमा दिया जाता है जिसके तहत उसको पैसे दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ये एक हेल्प होती है ऐसे मजबूरी के, मतलब जो गलत समय था उस समय में उन किसानों की हेल्प करता है शासन। ऐसी बात यहां पर दिखाई नहीं देती है। ब्रिटिशर्स ने डायरेक्ट इन पर इंपोज किया है कि आपको इतना टैक्स भरना पड़ेगा। अभी ये जो टैक्स सिस्टम है गलत तरीके से था, इसीलिए किसान भी इनके अपोज में हो गए थे। अभी जैसे मैंने कहा था कि ये जो सेटलमेंट्स थे, इनके तहत हमें ये दिखता है कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ साधारण किसान भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए। अभी इसके अलावा जो कॉजेस थे उसमें मेन कॉज था कि रिलीजियस और कल्चरल। इसमें क्या होता है कि सतीबंदी नामक एक कायदा भारत में आगे में लागू होता है। कब? तो वो होता है 1835 में। अभी इस कायदे के तहत सती जाना मतलब अगर समझो एक औरत का पति मर गया तो मरने के बाद जिस पति की चिता जो जलती है, उस जलती चिता में उसकी औरत ने, मतलब उसकी पत्नी ने भी जलना चाहिए। इसको सती प्रथा कहा गया है, जिसको मैं आगे पढ़ाऊंगा ही आपको। तो ऐसी जो घिनौनी प्रथा थी, अमानवीय प्रथा थी, इसको ब्रिटिशर्स ने बंद कर दिया। ये सही था, बट भारतीय लोगों को उस समय में क्या लगता था कि ये जो है भारत की परंपराओं में इनका इंटरफेयर शुरू हो गया है, भारतीय परंपराओं को ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक रीजन था कि 1815 का रिवॉल्ट्स हो गया। अभी 1815 रिवॉल्ट्स के पहले भी कुछ छोटे मोटे म्यूटिनीज रिवॉल्ट्स होते गए, जिसके बारे में हम जानते हैं। ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट म्यूटिनीज थी, जैसे सन्यासी रिबेलियन। ये कहां पर हुआ था? बंगाल में 1763 और 18 के बीच में, 18th सेंचुरी के बीच में। इसके कॉजेस थे डिस्प्लेस्ड पीजेंट्स, डिमोबिलाइज सोल्जर्स एंड डिस्पोज जमींदार्स। ऐसे कॉजेस भी दिए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट म्यूटिनीज है, हालांकि बहुत सारे नाम है, मैं आपको ज्यादा नहीं दूंगा। वेलुथम्पी,
ये त्रावणकोर के एरिया में हुआ था, ईयर दिया गया है और कॉजेस दिए गए हैं। अभी ये चार्ट्स मैं आपको पूरा प्रोवाइड करूंगा, पूरी पीपीटी पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड करूंगा। ये जो चार्ट्स है आपको पूरे याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इसी के आधार पर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस रिवॉल्ट के अंदर। तो 9 रिवॉल्ट्स के नाम दिए हैं मैंने, तो ये सब आपको याद रखने हैं। कौन से एरिया में हुआ था, उस म्यूटिनी का नाम क्या था, उसका नेतृत्व किसने किया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी कुछ ऐसे भी पॉइंट्स है जहां पर कॉमनली ये रिवॉल्ट हुआ था, उसका नेतृत्व व्यक्तित्व कुछ नहीं था, तो कॉमनली कम्युनिटी ने सामने आके रिवॉल्ट कर दिया था। ये कूका मूवमेंट था जिसका भगत जवाहरलाल इन्होंने नेतृत्व किया था। पंजाब इस एरिया में ये जो है ये समय था और उसके ये कॉजेस हैं, ये आपको याद रखना है। सारे म्यूटिनीज के कारण आपको याद रखने हैं। अभी ये म्यूटिनीज के बेसिक और जनरल कारण यही थे जो मैंने 1850 रिवॉल्ट्स के आपके बताए हैं, कि जैसे किसानों के साथ दुर्व्यवहार, ठीक है, कुछ ट्राइब्स थे जैसे भिल, ये एक ट्राइब है, तो इन ट्राइब्स में क्या होता है कि उनके कल्चर्स में या फिर उनके दैनिक जीवन में इन ब्रिटिशर्स ने अटैक करने शुरू कर दिए, इन्वॉल्यूशन उनका बढ़ गया था। आदिवासी थे जो जंगल में रहते थे, तो इन्होंने क्या किया, जंगल कानून के तहत जंगल पर अपना अधिकार बताया। अभी ये जो आदिवासी थे उनका जो पूरा चरितार्थ चलता था, उनका जो पूरा जीवन चलता था वो तो जंगल पे ही चलता था। अभी जंगल में ही उनको नहीं रहने दिया तो वो भले क्या काम करे, तो वो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हो गए। ऐसे कॉजेस थे, ये आपको याद रखने हैं कि किस म्यूटिनी, किस मूवमेंट का कारण क्या था, कौन से एरिया में हुई थी, उसका नेतृत्व किसने किया था, ये पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। अभी ये रिवॉल्ट्स के परिणाम है, बट रिवॉल्ट्स एक्चुअली हुआ क्या था। जैसे मैंने कहा था कि मैं आपको तात्कालीन कारण भी बताऊंगा। अभी यहां पर कुछ ऐसी सिचुएशन निर्माण होती है। मंगल पांडे का नाम मैंने आपको याद रखने के कहा था। तो भारत में एनफील्ड्स नामक गन्स यहां पर भारत में आई थी, नई गन्स थी, जिसके जो गोलियों के जो कवर्स थे, आवरण थे, वो चमड़ी के बनाए गए थे। अभी किसकी चमड़ी के बनाए गए थे, तो वो थे पिग और काऊ, इन दोनों के चमड़ी से बनाए गए थे। अभी भारतीय लोग ब्रिटिशों के सैन्य में काम करते थे, आर्मी में काम करते थे। ब्रिटिशर्स के आर्मी में हिंदू और मुस्लिम दोनों काम करते थे। अभी कारतूस, बुलेट्स का जो आवरण है, वो अगर बंदूक में डालना है तो उसको पहले दांत से तोड़ना पड़ता था। किसको? वो चमड़ी के जो आवरण थे उसको तोड़ना पड़ता था। अभी चमड़ी के आवरण काऊ और पिग के चमड़ी से बने थे। अभी हिंदू लोगों के लिए गाय पवित्र है और इस्लाम धर्म में पिग को जो है उसको गलत माना गया है। तो ऐसे में क्या हुआ, जैसे ये इन सिपाहियों को, इन सोल्जर्स को ये बात पता चली कि ये जो कारतूस है ये पिग और काऊ के इससे बना है, कि चमड़ी से बना है, तो इन लोगों की भावनाएं दुख गई। अभी भावनाएं दुखने के बाद मंगल पांडे ने सबसे पहला यहां पर ब्रिटिशों पर अटैक शुरू किया। मंगल पांडे भी ब्रिटिश आर्मी का एक पार्ट थे, इंडियन थे, हिंदू थे। तो इन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ गन उठाई, बंदूक उठाई। तो यहां पर याद रखना है हमें कि सबसे पहला रिवॉल्ट्स 1857 के रिवॉल्ट्स का सबसे पहला क्रांतिकारी कौन था, तो वो थे मंगल पांडे। अभी ये एक आर्मी वाला रिवॉल्ट था। ये रिबेल जो था ये एक सशस्त्र रिबेल था करके मैंने क्रांतिकारी ये शब्द यूज किया। आगे में भी हम एक चैप्टर पढ़ेंगे कि क्रांतिकारी क्या होता है। तो नाम याद रखना है मंगल पांडे का। अभी क्या होता है कि ये सारी बात सिर्फ मंगल पांडे तक सीमित नहीं रहती, पूरे आर्मी के जो सोल्जर्स थे
उनमें सारों में ये बात फैल जाती है और वो ब्रिटिशों के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। करके म्युटिनी ऑफ सिपॉय इस नाम से, म्हणजे शिपायांचे बंड, मराठीमध्ये शिपायांचे बंड, म्युटिनी ऑफ सिपॉय इस 1857 के रिवॉल्ट्स को कहा गया है। अभी क्या होता है कि यहां पर हमें भारत में अलग अलग जगह पर इस रिवॉल्ट का नेतृत्व किया गया दिखाई देता है। अभी उस समय में मोबाइल का तो जमाना नहीं था, बात एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत सारा समय लगता था। तो इस 1857 के रिवॉल्ट्स की एक पूरी आइडिया तैयार की गई थी कि किस दिन को हमें एक ही तारीख को, एक ही समय को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में रिवॉल्ट करना है, ताकि वो ब्रिटिशर्स की पावर को यहां से हटा ही दिया जाए। क्योंकि अगर सारी जगह पर रिवॉल्ट्स हो गए तो जायज सी बात है कि पूरा उनका ध्यान बढ़ जाएगा और रिवॉल्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसके लिए तरह तरह के प्लानिंग बना के ये सारी बात कि इस तारीख को रिवॉल्ट करना है, ये सारे जहां जहां तक फैलाई जा सकती है वहां वहां तक फैलाना शुरू कर दिया। तो हर एक जगह पर एक पर्टिकुलर रीजनल जो रूलर थे उस समय के, उन्होंने इस रिवॉल्ट का नेतृत्व किया। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रूलर थे जिन्होंने नेतृत्व किया, उनके मैंने नाम दिए हैं। ये जो प्लेस है, इन प्लेस पर इन इंपॉर्टेंट रूलर ने इस 1857 रिवॉल्ट का नेतृत्व किया। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, ये मुगल एम्परर थे। अभी मुगल एम्परर का पद नष्ट नहीं हुआ था, वो परंपरा चलती आई थी कि बादशाह के बाद बादशाह कौन बनेगा। ये बहादुर शाह जफर जो है, ये 1857 रिवॉल्ट्स के पूरे भारत के एक नेता थे। जैसे मुगल एम्परर को एक स्टेटस था, उनका एक ऊंचा स्थान था, तो इन सारे लोगों ने इस लड़ाई के नेतृत्व की जिम्मेदारी किस पर सौंपी थी? बहादुर शाह जफर की तरफ। अब ये बहादुर शाह जफर जो थे, हालांकि युद्ध में इतने कुशल नहीं थे, इनके जनरल जो थे बख्त खान, इन्होंने रिवॉल्ट का नेतृत्व किया। तो दोनों के नाम इंपॉर्टेंट है। अभी क्या होता है, लखनऊ में बेगम हजरत महल और अहमदुल्ला, इन दोनों ने नेतृत्व किया। कानपुर में नाना साहब और तात्या साहेब टोपे। नाना साहब ये जो है, जो दूसरे बाजीराव पेशवे थे ना, वो निपुत्रिक थे, तो इन्होंने नाना साहब पेशवा को एडॉप्ट कर लिया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत पेशवाओं का राज पूरा खत्म हो गया था। ये जो भावना थी नाना साहब के मन में भी थी। तो क्या होता है कि नाना साहब और तात्या टोपे ने कानपुर में रिवॉल्ट का नेतृत्व किया। झांसी में हमें रानी लक्ष्मीबाई दिखती है, बिहार में कुंवर सिंह और अमर सिंह है, राजस्थान में जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह है, आसाम में कुंड परमेश्वर सिंह है और उड़ीसा में सुरेंद्र शाही, उज्जवल शाही, ये दो लोग हैं। ये इंपॉर्टेंट रूलर है, इतने ही याद रखना है। तो अभी रिवॉल्ट्स की चिंगारी भड़क उठती है, बट क्या होता है, बात तो सभी लोगों तक पहुंचाई जाती है कि आपको इस तारीख पर ये रिवॉल्ट करना है और इसको सक्सेसफुली हमें जीतना ही है। बट ये बात जो है, इस जो सिपाही ऑफ म्यूटिनी का एक तात्कालीन कारण था, उसी के कारण भड़क उठती है और एक तारीख के समय पर एक समय पर जब इन लोगों ने सोचा था कि रिवॉल्ट्स करना है, वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। तो रिवॉल्ट्स की तारीख कहीं और थी और रिवॉल्ट किसी दूसरी ही तारीख को शुरू हो गया था। तो एक जगह पर एक ही समय पर ये रिवॉल्ट शुरू नहीं हुआ करके ये अनसक्सेस यहां पर फेल हुआ है ये रिवॉल्ट। तो इन दोनों पावर्स के बीच में लड़ाइयां तो हुई, बट भारतीयों को इस रिवॉल्ट में सक्सेस क्यों नहीं मिल पाई? तो इनका कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं था, ठीक है। और क्या होता है कि एक अच्छे शासन की, एक अच्छे नेतृत्व की कमी थी, जिनको जैसे लगा
उन्होंने ऐसा वैसा ही इन ब्रिटिशर्स का प्रतिकार करना शुरू कर दिया। अभी ये जो इंडियन पावर्स थी ये अभी तो वीक हो गई थी, इनके पास में कुछ नहीं था। मॉडर्न वे के वेपन्स जो थे वो ब्रिटिशर्स के पास थे, और अभी भी ये जो इंडियन रूलर थे ये तलवारों से ही लड़ने वाले थे। अभी गन के सामने तलवार क्या टिक पाएगी, आप ही सोचो। तो ये सारे रीजंस थे ये रिवॉल्ट अनसक्सेस होने के। तो क्या होता है कि बहादुर शाह जफर को कैद हो जाती है, उसका पूरा मुगल शासन यहां पर खत्म हो जाता है। तात्या टोपे को भी फांसी दी जाती है, रानी लक्ष्मीबाई की मौत हो जाती है। ये इसके कॉजेस थे, परिणाम थे। अभी क्या होता है, बहादुर शाह जफर एक बड़ा ही अच्छा व्यक्ति था। हालांकि राजपाट में उसका उतना काम नहीं था, उसने उस क्षेत्र में कुछ अच्छा काम नहीं किया था, बट ये एक पोएट भी था जिसने कविताओं की रचनाएं भी की। ये बात आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एनडीए की एग्जामिनेशन में। तो 1857 के रिवॉल्ट्स के परिणाम क्या हुए थे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट्स पूछे जा सकते हैं। तो जैसे मैंने बताए ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अभी 1857 के रिवॉल्ट्स का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को पता चल गया था इंग्लैंड में कि भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज है वो अच्छे से नहीं चल पा रहा है। लोगों ने रिबेल करना शुरू कर दिया है, लोगों के मन में चीड़ उत्पन्न हुई है, द्वेष राग उत्पन्न हुआ है। तो क्या होता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट, जैसे मैंने कहा था कि चार्टर एक्ट के तहत ये ठहराया जाएगा कि अगले 20 साल यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी राज करेगी या नहीं करेगी। ये डिसीजन लेने की जिम्मेदारी और ये डिसीजन लेने के पावर किसके पास था, राइट किसके पास था, तो वो थी ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ये एक रीजन बन गया 1857 का रिवॉल्ट कि यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छे से राज नहीं कर पाएगी। और क्या होता है कि 1857 के रिवॉल्ट के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म होके डायरेक्ट क्राउन का राज यहां पर शुरू होता है। क्राउन मतलब ब्रिटेन की महारानी का क्राउन। तो ब्रिटेन की महारानी का क्राउन यहां पर शुरू होता है 1858 में। रानी का जाहिरनामा एक प्रसिद्ध होता है जिसके तहत भारत में राज कैसे चलेगा इसकी पूरी जानकारी दी गई है। किसके तहत, 1858 इस रानी के जाहिरनामे के तहत, जिसको रानी का जाहिरनामा इस नाम से वो बड़ा ही फेमस है। इसके तहत क्या कहा गया है कि कोई भी इस जाहिरनामा की जो बेसिक फीचर्स थे, बेसिक एक्ट्स थे, नियम थे, जिसके बारे में अभी मैं बताने वाला हूं। इस एक्ट के तहत ऐसा ठहराया गया कि आज से कोई भी ब्रिटिश और इंडियन जो लोग है, नेटिव लोग है, इन दोनों के बीच में किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे ब्रिटिशर्स को पद में बढ़ोतरी मिलती है, जितनी सैलरी मिलती है उतनी ही पद में बढ़ोतरी इंडियंस लोगों को भी मिलेगी। और भारत की जो ट्रेडिशंस है, भारत की जो परंपराएं हैं, इनमें ब्रिटिश अधिकारी आज से हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आपकी भावनाओं का, आपकी परंपराओं का हम सम्मान करेंगे, ऐसी बात उसमें दी गई थी। तो ये जो था ब्रिटिश क्राउन का रूल 1858 से भारत में शुरू होता है। ये एक मेन परिणाम है 1858 के 57 के रिवॉल्ट का। अभी ये एक दूसरी बात, इसका एक महत्वपूर्ण और भी परिणाम था। यहां पर हमें दिखाई दिया है कि लोगों में कॉन्शियसनेस बन गई थी कि ब्रिटिशर्स यहां पर अलग देश से आए हुए हैं। अभी ये जो कॉन्शियसनेस है, लोगों की जो चीड़ है, इसको शांत करने के लिए यहां पर एक पॉलिटिकल स्टेज निर्माण किया गया। भारत में भारतीयों का ही एक पॉलिटिकल स्टेज निर्माण किया गया और जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फ्रीडम मूवमेंट में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाया है, जिसके बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसकी स्थापना 1885 में हुई थी मुंबई में।
बट ये किसका परिणाम है? वो 1858 के रिवॉल्ट, 1857 के रिवॉल्ट्स का परिणाम है। ये बात आपको याद रखना है। तो कॉजेस क्या थे ये आज मैंने आपको पढ़ाया। जिसके कॉजेस आपको एक एक करके लिखने हैं कि ये कॉज था, क्योंकि स्टेटमेंट उसी के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी एक्चुअली में रिवॉल्ट्स में क्या हुआ था ये भी याद रखना है, रिवॉल्ट्स फेल क्यों हुआ था ये भी याद रखना है, और रिवॉल्ट्स के परिणाम क्या हुए थे ये भी याद रखना है। जो मूवमेंट्स हुई थी 1857 रिवॉल्ट्स के पीछे पहले में, वो रिवॉल्ट्स, वो मूवमेंट्स भी आपको याद रखना है, उसके नेतृत्व किसने किए थे वो भी याद रखना है, और 1857 के रिवॉल्ट्स के नेतृत्व भारत ने किस एरिया में, किस प्लेस में किसने किया था ये भी आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनडीए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का लेक्चर जितने बार हो सके, जब तक आपको याद नहीं होता तब तक देखो, तब तक सुनो, तब तक पढ़ो, बट इसको याद तो करना ही पड़ेगा। भारत में ब्रिटिश राज शुरू होने के बाद यहां पर कुछ परंपराएं, प्रथाएं वैसी ही चली आ रही थी प्राचीन काल से। तो कुछ प्रथाएं उसमें अमानवीय थी, जिसको कायदे के तहत ब्रिटिशर्स को बंद करना पड़ा। ब्रिटिशर्स ने इसके अलावा भी भारत में एक कायदा कानून का शासन लाने के लिए अलग अलग नियम लागू किए, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कानून लाया गया वो था प्रोहिबिशन ऑफ सती एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड। ये 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा लाया गया। अभी सती प्रथा क्या थी? तो अगर पति के मरने के बाद जो विधवा होती है उसको पति की चिता में ही कूदकर अपनी जान देनी पड़ती है। ऐसी अनह्यूमन प्रथाएं भारत में चलती थी। तो ये अमानवीय प्रथाओं को राजा राममोहन राय और विलियम कैरे, इन दोनों ने अपोज किया, विरोध किया इसका कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर लोग बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो बंगाल के एरिया में यह कायदा लागू किया गया, जिसके तहत भारत में इस कायदे के तहत सतीबंदी, सती प्रथा को हमने यहां पर वैनिश करने की कोशिश की है। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। बट क्या होता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक का ये जो प्रयास है ये कुछ दिनों के लिए ही चल पाता है, और लोग जहां पर शासन का पूरी तरीके से ध्यान नहीं, उस एरिया में इस ट्रेडिशन को, इस प्रथा को फॉलो करते ही थे, इसकी प्रैक्टिस करते ही थे। बट क्या होता है, आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, तब हमें एक 1987 में एक अलग से प्रिवेंशन, एक अलग से सतीबंदी की कायदे की हमें कलम लानी पड़ी, और इस नियम के तहत भारत में सतीबंदी ये जो है ये पूरी तरीके से वैनिश्ड हो गई, और उसको पूरी तरीके से कायदे द्वारा बंद किया गया। मतलब इंडिपेंडेंस के बाद भी भारत में सती प्रथा की जो ट्रेडिशन है उसकी प्रैक्टिस की जाती थी, और कौन से कानून से? 1987 के कानून से उसको बंद किया गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि इंग्लिश एजुकेशन का एक्ट, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा लाया गया कानून था। कब लाया गया? 1835 में। अभी इस एक्ट के तहत क्या होता है, जैसे मैंने कहा था कि 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में 1 लाख रुपए की तरतूद की गई थी। किस बात के लिए? कि ये एजुकेशन पर खर्च किए जाए। बट क्या होता है, भारत में एजुकेशन पर वो पैसा खर्च नहीं किया जाता था। इस एक्ट के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही भारत में एजुकेशन की शुरुआत की, इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत की, और इस योजना को अमल में लाने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो थे लॉर्ड मैकॉले। नाम याद रखो, लॉर्ड मैकॉले। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और किस गवर्नर जनरल के पीरियड में? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। दोस्तों याद रखो, लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी है, ये भी पॉइंट याद रखना है। तो ये जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट बना, इसके तहत क्या था
लिटरेचर और एजुकेशन, मतलब साइंस, आर्ट्स, आर्किटेक्चर, इस बातों का एजुकेशन जो था इसके ऊपर पैसे खर्च किए जाए और इंग्लिश भाषा में लोगों को एजुकेशन दिया जाए। अभी इसके पीछे का रीजन ये था कि ब्रिटिशर्स कम से कम पैसे में यहां पर नौकर बनाना चाहते थे कि क्या इनको नॉलेज क्या दिया जाए कि इंग्लिश में व्यवहार कैसे किया जाए, बाकी आगे की चीजों का उनको नॉलेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये अपने ही सर पे आके बैठेंगे। बट जितना उनको होना चाहिए, जितना बेसिक नॉलेज उनको होना चाहिए अपने काम के लिए, उतना ही उनको देना है। ऐसी ये नीति अपनाई गई इस एक्ट के तहत। बट यहां पर याद ये रखना है कि भारत में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट की शुरुआत, इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत इस एक्ट के तहत हुई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। और ये इंप्लीमेंट किसने किया था, आइडिया किसने रखी थी, लॉर्ड मैकॉले, नाम याद रखो। अभी क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये 1857 के रिवॉल्ट का एक महत्वपूर्ण कारण था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। लॉर्ड डलहौसी, मतलब एडॉप्शन ऑफ सन बाय रूलर इन द एब्सेंस ऑफ देयर नेचुरल हेयर्स वाज बैन्ड। अगर राजा निपुत्रिक है तो उसको दत्तक पुत्र लेने का कोई अधिकार नहीं, ऐसा इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इस कायदे का कहना था। तो सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, अभी ये क्या है, जैसे मैंने कहा था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल इन बंगाल, इसकी मदद के लिए एक काउंसिल बनाई गई थी। अभी उस काउंसिल में एडिशन हुई मेंबर्स की, और लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग हो गई और एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलग हो गई। तो यहां पर हमें ये याद रखना है कि लेजिस्लेटिव कौन होते हैं, लेजिस्लेटिव MLA, जैसे हम आज कहते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव मतलब होता है वो कायदा कानून बनाने वाले लोग हैं, ठीक है। तो ये जो है ये कायदा बनाने वाले लोग हैं, और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स कौन है, एक्चुअली में काम करने वाले कार्यकारी लोग जिसको हम कहते हैं। इन दोनों का सेपरेशन इस कानून के तहत होता है। तो ये जो है एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती है। कौन सी, ये लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे मैंने कहा था कि पार्लियामेंट में क्या बनता है, कानून बनते हैं। हम ये गलत सोचते हैं कि पार्लियामेंट में जो लोग बनते हैं वो हमारी सड़क बना के देंगे, नदी नाले साफ करके देंगे, हमें पानी देंगे, नहीं नहीं नहीं, उनका काम है कायदे कानून बनाना। ये बात याद रखो। ये मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती थी लेजिस्लेटिव काउंसिल। अभी इसमें नया एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऐड हो गया। इट्स इंट्रोड्यूस अ लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड अपॉइंटेड 4 members selected by the governors of मद्रास, बंगाल, आगरा एंड बॉम्बे। मतलब यहां से हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट किया है। राजपाट चलाने के लिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स की राय वो अभी यहां से लेने लग गए हैं। तो ये जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। आज भी हम क्या करते हैं, हमारी जो सरकार है वो प्रतिनिधित्व की सरकार है। हालांकि सरकार कौन है, तो हम हैं, बट हम शासन कर सकते हैं क्या, तो नहीं, सारे लोग शासन नहीं कर सकते। हमारे जो नियुक्त किए गए प्रतिनिधि हैं वो वहां पर दिल्ली में जाकर राज कर रहे हैं, वो शासन चला रहे हैं। इसी को प्रतिनिधित्व का शासन भी कहा जाता है। तो इसकी शुरुआत यहां से होती है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स शासन करने में वहां पर बैठे हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहां पर गए हैं शासन करने के लिए, यहां से शुरू होता है। तो मद्रास, बंगाल और आगरा और बॉम्बे, यहां से मेंबर सिलेक्ट किए गए थे। ये पॉइंट याद रखना है। स्टेटमेंट्स के आधार पर पूछा जा सकता है कि 1853 के एक्ट्स में कौन से फीचर्स थे, कौन सी स्टेटमेंट्स 1853 के एक्ट्स को बिलोंग नहीं करती। ये भी क्वेश्चन नेगेटिव वे से आपको पूछा जा सकता है। अभी इसी कानून के तहत भारत में सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन का एक्ट पास किया गया, जिसको आज हम यूपीएससी के एग्जामिनेशन कहते हैं। उस समय उसको ICS
इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के नाम से जाना जाता था। अभी इस एग्जामिनेशन के तहत पहले तो भारतीयों को ये एग्जामिनेशन भारतीय नहीं दे सकते थे, बट इस एक्ट के तहत भारतीय भी अभी आईसीएस की एग्जामिनेशन दे सकते थे, ऐसा कानून बना। किस एक्ट के तहत? 1853 के एक्ट के तहत। अभी ये जो है, जैसे मैंने कहा था कि 1857 रिवॉल्ट्स के बाद भारत में 1858 में रानी का जाहिरनामा लागू किया गया। उसका एक कायदा बनाया गया जिसको 1858 का एक्ट कहा गया है, जिसमें हमें पता चलता है कि भारतीयों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भारतीयों की परंपराओं में ब्रिटिशर्स इंटरफेयर नहीं करेंगे, भारतीय और ब्रिटिशर्स को एक जैसी पदोन्नति दी जाएगी। ओके, तो ये जो है ये जाहिरनामा की बातें थी। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट भी बनाया गया जिसकी ये कलम्स थी, जिसके ये फीचर्स थे कि क्राउन टुक ओवर फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब भारत पर कंपनी का राज खत्म कर दिया गया और यहां पर क्राउन का राज शुरू हो गया। मतलब कहां का क्राउन? ब्रिटिश का क्राउन, ब्रिटिशों के अंडर में आ गया। अभी ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर में आ गया भारत। अभी इंडिया वॉज नाउ टू बी गवर्न बाय अ क्वीन, रानी के द्वारा भारत का शासन चलाया जाएगा। अ काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स वाज सेट अप टू बी हैंडल्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। अभी 15 मेंबर्स का नया एडिशन हो गया। किसके लिए? काउंसिल है, ये रानी के द्वारा काउंसिल निर्माण की गई, जिसके तहत 15 लोगों की एक कमेटी बनाई गई और जो भारत पर शासन करने के नियम कानून बनाएगी, भारत पर ध्यान देगी। अभी इस के बाद क्या होता है कि भारत में उस समय में हमें दिखता है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ऐसा हमने देखा था, विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। अभी ये गवर्नर जनरल का पद ही निकाल दिया गया। अभी वाइसरॉय शुरू होता है। वाइसरॉय मतलब कौन? तो ब्रिटिश राजा या रानी का प्रतिनिधि जो भारत का हेड रहेगा, जिसको वाइसरॉय कहा गया है। और ये भारत में सबसे महत्वपूर्ण पद बन गया था। जैसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, ठीक है, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, अभी उसके बाद क्या आ गया? वाइसरॉय, राजा का प्रतिनिधि जो भारत में राज करेगा। तो ऐसा किस एक्ट के तहत यहां पर डिसाइड किया गया? 1858 के एक्ट के तहत। तो ऐसी इंपॉर्टेंट फीचर्स थे इस एक्ट के। अभी इसके बाद भी भारत में कुछ एक्ट्स, कुछ कमीशन लाए गए जिसके द्वारा भारत में सुधारणाएं लाने की यहां पर सोची, यहां पर सुधारणाएं लाई गई। उसको हम आगे में पढ़ेंगे। अभी हमने 1858 तक ही पढ़ा है करके, मैंने यहां तक ही आपको एक्ट्स बताए हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको जो एक्ट्स ब्रिटिशर्स ने भारत में लागू किए गए हैं, जो मिशंस भारत में आए थे, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। थैंक यू।